भारती, आप शुरू करो। लिंक शेयर कर दिए मैंने आगे। शैला, वॉइस इज ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Yes, sir. कम कर। बेटा म्यूट कर दो। आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में 3 सिस्टम दिए गए हैं और 3 सिस्टम की ड्रग्स दी गई हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में 3 डिसीजेस की ड्रग्स बोली गई हैं। एक हाइपरटेंशन, दूसरा अरिथमिया, तीसरा एंजाइना। तो पहले मैं इन सबका इंट्रोडक्शन दूंगी, ड्रग्स बताऊंगी दोनों अभी आज मैं एंजाइना और हाइपरटेंशन का बताऊंगी। फिर अपन अरिथमिया का कल और उसकी जो जितने भी ड्रग्स हैं वो कल पढ़ेंगे। तो एंजाइना क्या है? एंजाइना एक कोरोनरी आर्टरी डिसीज है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज कब डेवलप हो जाती है? जो भी वेसल कैरी कर रही है ऑक्सीजन हार्ट तक, अगर वो क्लॉक हो जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा। तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा तो वो जो भी, अगर हार्ट की वेसल्स क्लॉक हो जाती हैं तो पेन होने लगता है। तो एंजाइना एक साइन है कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने का। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज कब डेवलप होती है? जब ब्लड वेसल जो भी ऑक्सीजन कैरी करती हैं हार्ट तक पहुंचने वाली वो नहीं कर पाए तो। अब अथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? अथेरोस्क्लेरोसिस कब होगी बेटा? जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ फैटी मटेरियल। फैटी मटेरियल डिपोजिशन हो जाना जिसमें वेसल्स में। अब अथेरोस्क्लेरोसिस के कारण क्या हो जाता है? जो भी हार्ट मसल्स तक ब्लड सप्लाई होना था वो कम हो जाता है और उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो? स्टीमिया। और उस रीजन को आप क्या बोलते हो? स्टीमिक रीजन। बेटा जो भी रीजन होगा, मतलब जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है उसको आप स्टीमिया बोलते हो, उस रीजन को स्टीमिक। स्टीमिया मीन्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वहां पे क्या हो जाए? कम हो जाए या फिर हो ही ना। ठीक है। तो यहाँ पे अथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? ब्लड वेसल्स जो है आपकी वो कैसी हो जाती है बेटा? नैरो हो जाती है। ठीक है। तो नैरो होने से यहाँ पे ये क्या है? ये आपकी नॉर्मल ब्लड वेसल है। नॉर्मल ब्लड वेसल्स में क्या होगा? यहाँ पे प्लेक डिपोजिशन हो जाएगा। तो जो इतना ब्लड फ्लो होने के लिए जगह थी वो कैसी हो गई? नैरो हो गई। सिर्फ अब इतना सा बचता है। तो एक प्रेशर लगने लगेगा इस ब्लड वेसल्स पे। ब्लड जब फ्लो होगा तो यहाँ पे एक प्रेशर लगने लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लेक। प्लेक किसका बना हुआ है? आपका कोलेस्ट्रॉल, फैट, ठीक है, लिपिड, ऑयल, ठीक है, इन सब का क्या बना हुआ है? आपका ये प्लेक बना हुआ है। तो अथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा बेटा? फैटी मटेरियल का डिपोजिशन होने लगता है जिसके कारण क्या होता है? ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपर पहुंच नहीं पाता है और वो ऑर्गन कैसा हो जाता है? स्टीमिक हो जाता है। जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो तो उस जगह को आप क्या बोलते हो? स्टीमिक रीजन। और बेटा यही कारण होता है अथेरोस्क्लेरोसिस से क्या होने लगता है? हाइपरटेंशन। जब आपका जो ब्लड फ्लो है ऑल ऑफ आर्टरीज पे, तो वो प्रेशर जब बढ़ता है तो उस प्रेशर को आप क्या बोलते हो? हाइपर टेंशन। जो प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज इज इंक्रीज्ड, द प्रेशर एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड हाइपर टेंशन। वो प्रेशर को आप क्या बोलते हो? हाइपर टेंशन। और एंजाइना एक सिम्टम है किसका? स्टीमिया का। मतलब वहां पे क्या है? प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं है। जैसे अगर निकोटीन, कोई बेटा वहां पे क्या करता है? कोई तम्बाकू खा रहा है, ठीक है, निकोटीन का कंजप्शन क्या करता है? तो निकोटीन क्या करता है? ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। अब वहां पे प्लेक जमा हुआ है और आपने क्या किया? हाई ब्लड फ्लो कर दिया। तो वो क्या करता है बेटा? वो ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है और वहां पे क्या होने लगता है? क्लॉट जमने लगते हैं। वो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी?
डैमेज हो जाएगी और वहां पे क्या होने लगेंगे, क्लॉट होने लगेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आर्टियल थ्रोम्बोसिस में क्या होगा बेटा, उसको आप क्या बोलोगे, जब क्लॉट बनने लगेगा तो आप क्या बोल दोगे, आर्टियल थ्रोम्बोसिस। उसका मतलब क्या है, प्लेटलेट एग्रीगेशन। ठीक है। अब दूसरा है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, क्या करता है, फिक्स्ड प्लेक फॉर्मेशन कर लेता है। तो ब्लड वॉल्स कैसी हो जाती है, नैरो, और उसको आप क्या बोलते हो, फिक्स्ड स्टेनोसिस। अब ब्लड वेस्कुलर में क्या होता है, ब्लड वेसल्स में एंडोथीलियल जो है एक डिफेंस मैकेनिज्म है, वो क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कराता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कराने का मतलब क्या होता है, ये वायलेशन कराएगा। बट अगर आपकी बॉडी में प्रोस्टासाइक्लिन या प्रोस्टाग्लैंडिन ये इंक्रीज हो गए, तो ये क्या कराता है, यहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होंगे। तो लॉन्गर स्टेरोस्क्लोरोसिस क्या करता है, एथेरोस्क्लोरोसिस क्या करेगा, एंडोथीलियल का डिसफंक्शन कर लेगा। तो जो डिफेंस मैकेनिज्म आना चाहिए वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोस्टासाइक्लिन का रिलीज बढ़ जाएगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वो प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होगा और ब्लड क्लॉट नहीं होगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज नहीं होगा, जैसे यहाँ पे ये लिखा है। कोरोना नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज नहीं होगा, कोरोनरी वेसोस्पाज्म हो जाएगा, वेरिएंट एंजाइना, बेटा एक टाइप तरीके का एंजाइना है। और यहाँ पे क्या है, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा, प्रोस्टासाइक्लिन रिलीज नहीं हुआ, तो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन बढ़ता जाएगा और उसको आप क्या बोल देते हो, आर्टियल थ्रोम्बोसिस बोल देते हो, और फिक्स्ड स्टेनोसिस। तो एंजाइना में क्या क्या हो जाता है बेटा, कोरोनरी ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा अथेरोस्क्लेरोसिस के कारण, आर्टियल थ्रोम्बोसिस के कारण, फिक्स्ड स्टेनोसिस के कारण, और कोरोनरी वेसोस्पाज्म के कारण। तो अगर मैं बोलूं कि आपका एंजाइना की डेफिनेशन क्या है, तो सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड के बीच में डिसबैलेंस हो जाना, डिसबैलेंस बिटवीन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो उसको आप क्या बोल देते हो, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस इज ऑल्सो नोन एज चेस्ट पेन, जो कि लेफ्ट हैंड से आपका कहाँ तक डेवलप हो जाता है, राइट हैंड तक डेवलप होने लगता है। समझ में आया। अब उसके बाद टाइप ऑफ एंजाइना क्या है, क्लासिकल एंजाइना और नॉन क्लासिकल एंजाइना। क्लासिकल एंजाइना को आप क्या बोलते हो, क्लासिकल एंजाइना किस किस के कारण, तीन कंडीशन में प्रोवोक होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, 3 E's, एक्सरसाइज, इमोशन, ईटिंग। कभी कभी देखा होगा बहुत ज्यादा किसी को रोने से चेस्ट पेन होने लग रहा है, ज्यादा खाने से चेस्ट पेन होने लगेगा, और एक्सरसाइज के दौरान। तो ये क्या है, प्रिडिक्टेबल रहता है। क्लासिकल एंजाइना इज प्रिडिक्टेबल, आप पता कर सकते हो, क्योंकि क्या हो रहा है बेटा, आपको पहले सिम्टम्स आ रहे हैं एक्सरसाइज के दौरान, इमोशन के दौरान, ईटिंग के दौरान, ठीक है। और वेजोस्पास्टिक और नॉन क्लासिकल एंजाइना क्या रहता है, ये अनप्रिडिक्टेबल रहता है। और ये कब होगा बेटा, रेस्टिंग कंडीशन में, अटैक ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन। आपने सुना है 3 से 5 में साइलेंट अटैक आ गया किसी को रात के नाइट बीच में, तो ये क्या रहता है, यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता है, रिलीज कम हो जाएगा और रिलैक्सेशन भी कम हो जाएगा, वहां पे कॉन्ट्रेक्शन बढ़ता जाएगा, कोरोनरी में क्या आ जाएंगे, स्पाज्म आ जाएंगे। इट इज मेनली ड्यू टू रिकरेंट लोकलाइज्ड कोरोनरी वेसोस्पाज्म। बेटा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बार बार रिकरेंट आपका क्या हो जा रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज वहां पे कम होता जा रहा है। इसको और क्या बोल सकते हो, वेसोस्पास्टिक वेरिएंट और प्रिजमेंटल एंजाइना। यहाँ पे क्या होगा बेटा, बीटा ब्लॉकर्स कभी भी नहीं दोगे, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स दोगे तो ये हार्ट रेट को और कम कर देता है। यहाँ पे अगर वेसोस्पास्टिक और क्लासिकल एंजाइना किसी को है, तो वहां पे आप बीटा ब्लॉकर्स कभी नहीं दोगे। समझ आया। अब नेक्स्ट है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होगा, रैपिड इंक्रीज इन ड्यूरेशन एंड सिवियरिटी अटैक। बेटा पहले अपन ने पढ़ा क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, और तीसरा है अनस्टेबल एंजाइना। अब यहाँ पे क्या होता है, रैपिड इंक्रीज इन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बढ़ जाना, और सिवियरिटी ऑफ अटैक बढ़ जाना। क्यों, ड्यू टू आपका क्या हो जाएगा, रप्चर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक। अब क्या होगा बेटा, जैसे ही आपने क्या किया, किसी का प्लेक ऑलरेडी है, सडनली ब्लड फ्लो बढ़ाया, 40% ब्लॉकेज था, अब प्लेक रप्चर हो गया, तो वहां पे जैसे खून खून
आपका कोई भी आपने स्टोन तोड़ा है, पत्थर, तो वहां पे क्या होने लगेगा, आपका ब्लड वेसल निकलने लगेंगी, तो उसको भरने के लिए आपकी प्लेटलेट एग्रीगेट होने लगेंगी। तो वो प्लेग जो 40% ब्लॉकेज था, वो ब्लॉकेज कैसे हो जाएगा बेटा, 100% ब्लॉकेज हो जाएगा। यहाँ पे इकोस्पोरिन जो है, आप क्या करोगे, डजेंट मेंशन। इकोस्पोरिन क्या रहता है बेटा, ब्लड पतले करने, खून पतले करने की दवाई देता है, ठीक है। और नाइट्रेट्स क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं और प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि एंडोथेलियल डिसफंक्शनिंग हो रही थी, तो आपने क्या दे दिया वहां पे, नाइट्रेट्स दे दिए। अब ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना क्या होगा बेटा, कोरोनरी ब्लड सप्लाई बढ़ाना है और ऑक्सीजन कंजप्शन को कम करना है। तो कोरोनरी ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए आप क्या दे दोगे वहां पे, वेसोडाइलेटर्स, और कॉन्ट्रेक्शन को कम करने के लिए आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दोगे, ब्लड वेसल्स को, बीपी को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर दे दोगे, ठीक है। न्यूअर स्ट्रेटेजी क्या होती है बेटा, जितने भी सबस्ट्रेट प्रेजेंट है हार्ट में, उसका यूटिलाइजेशन अच्छा करती है। तो ड्रग इसमें कितने तरीके से डिवाइडेड है, नाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ओपनर और अदर्स, ठीक है। तो नाइट्रेट्स में ड्रग कौन सी है बेटा, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग में कितने मिनट के लिए चलती है, 30 मिनट। ये आपको सबलिंगुअल आप देते हो, सुना है सबलिंगुअल ड्रग का। इसमें ड्रग्स है ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, जो कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितने मिनट्स के लिए देती है, 30 मिनट के लिए। बाकी जो लॉन्गर एक्टिंग है उसमें आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डायनाइट्रेट, इथाइल टेट्रानाइट्रेट और पेंटा इथाइल टेट्रानाइट्रेट, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स में क्या दोगे, आपको मैंने बताया था, बीटा ब्लॉकर्स पढ़े थे, मीटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, इसका स्ट्रक्चर भी बताया है मैंने आप लोग को, प्रोपेनॉल का और एटिनोलॉल का। प्रॉपर्टी खरीदी तो जीरो नफा हुआ। पोटेशियम चैनल ओपनर, पोटेशियम चैनल ओपनर क्या करेगा बेटा, रिलैक्सेशन कर देगा। तो निकोरेंडल और पिनेसिडिल। अदर्स में क्या है, ट्राइमेटाजिडीन, रेनोलाजीन, डाइपाइरिडामोल और इवाब्रेंटीन। तो इसको याद कैसे कर लोगे, एनबीसी पॉट। एन से क्या हो जाएगा, नाइट्रेट्स, बी से बीटा ब्लॉकर, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फिर पोटेशियम से आपका हो जाएगा, पॉट से क्या हो जाएगा, पोटेशियम चैनल ओपनर, और अदर्स से क्या हो जाएगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में बेटा बहुत सारी ड्रग आ जाती है, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, ये सब में यूज करते हो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सीबीएस में, हाइपरटेंशन में भी यूज करोगे, आपका अरिथमिया में भी यूज करोगे, और इसमें भी यूज करते हो, किसमें, एंजाइना में, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया। यस मैम। कौन सा टॉपिक पढ़ा अभी, नाम बताओ टॉपिक का। हाइपरटेंशन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजीना। हाइपरटेंशन की तो मैंने जस्ट डेफिनेशन बताई है। एंजाइना पूरा बता दिया मैंने। एंजाइना क्या है, व्हाट इज एंजाइना, क्या होता है एंजाइना में। ड्रग्स कैसे याद कर लोगे, एनबीसी पॉड्स, नाइट्रेट्स जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड का बढ़ा देगा, जो कि वेसोडाइलेशन करा देता है, नाइट्रेट्स हो गया, बी से बीटा ब्लॉकर्स हो गया, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, और पॉट से पोटेशियम चैनल, और अदर्स से क्या हो जाएगा, आपके अदर्स ड्रग जो भी हैं। एंजाइना को और क्या बोलते हैं, एंजाइना को और क्या बोलते हैं, एंजाइना को और क्या बोलते हैं। एंजाइना एक तरीके की कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, साइन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज कब डेवलप होती है बेटा, जब ब्लड वेसल जो कैरी कर रही है ऑक्सीजन हार्ट तक, वो क्या हो जाए, क्लॉक हो जाए। क्लॉक किसी की भी रीजन से कारण हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण भी हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ फैटी मटेरियल,
फैटी मटेरियल का डिपोजिशन हो जाए। अब अथेरोस्क्लेरोसिस के कारण क्या होता है बेटा, ब्लड सप्लाई जो भी हार्ट मसल्स तक होनी चाहिए वो कम हो जाती है, और इस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, इस्चीमिया। और जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है उस रीजन को आप क्या बोल देते हो, इस्चीमिक रीजन। ठीक है। अब आगे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, एंजाइना एक सिम्टम है किसके लिए, इस्चीमिया के लिए, ब्लड सप्लाई कम हो जा रहा है। फिर अथेरोस्क्लेरोसिस आप लिख सकते हो, अथेरोस्क्लेरोसिस का कारण भी हो सकता है ब्लड वेसल्स में एंडोथीलियम एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एंडोथीलियल लेयर रहती है, वहां पे क्या रिलीज होता है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज। बट अथेरोस्क्लेरोसिस के कारण क्या होता है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज का कम हो जाता है, तो कोरोनरी में क्या आएगा बेटा, वेसोस्पाज्म। तो ये किसका, वेरिएंट एंजाइना का एक तरीके का रीजन है। उसके बाद अगर प्लेटलेट का कम हो जा रहा है तो वहां पे क्या होने लगेंगे, आर्ट्रियल थ्रोम्बोसिस। तो अगर मैं एंजाइना की डेफिनेशन बोलूं तो जहां पे डिसबैलेंस हो जाए, डिसबैलेंस बिटवीन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए और डिमांड ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाए, बढ़ जाए। टाइप ऑफ एंजाइना में क्या है, क्लासिकल एंजाइना और वेजोस्पास्टिक एंजाइना। क्लासिकल एंजाइना 3 रीजंस के कारण होता है, मतलब यहाँ पे आपको सिम्टम आ जाएंगे क्लासिकल एंजाइना में, प्रिडिक्ट कर सकते हो आपकी किसी को एंजाइना है, चेस्ट पेन है, वो डॉक्टर के पास बोलेगा मुझे यहाँ यहाँ दर्द हो रहा है। और वेजोस्पास्टिक जो है वो नॉन क्लासिकल एंजाइना है, वो अनप्रिडिक्टेबल है, वहां पे पेशेंट बता नहीं सकता कि क्यों हो रहा है। तो ये जो है 3 रीजंस के कारण होता है, एक्सरसाइज, फिजिकल, इमोशन में आपको पता चल जाएगा। ईटिंग, यहाँ पे क्या होता है बेटा, रेस्टिंग कंडीशन में पेन होने लगता है, कितने से कितने बजे के बीच में, 3 से 5 के बीच में। तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज का कम हो जाना, वहां पे क्या होगा बेटा, रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्रेक्शन बढ़ता जाएगा। वेजोस्पास्टिक को ही और क्या बोल सकते हो आप, नॉन क्लासिकल एंजाइना, वेरिएंट और प्रिंसिपेंटल। यहाँ पे बीटा ब्लॉकर क्यों, बीटा ब्लॉकर कभी भी नहीं दोगे क्योंकि ऑलरेडी सामने वाले का बीपी कम है। समझ में आया। फिर अनस्टेबल एंजाइना है, अनस्टेबल में क्या होता है, ड्यूरेशन और सिवियरिटी बढ़ जाती है किसकी, एथिरोमेटोस, जो प्लेक है, वो क्या करने लगता है, वो रप्चर हो जाता है तो वो अदर प्लेटलेट को एग्रीगेट कर देता है वहां पे, तो जो 40% ब्लॉकेज था वो 100% में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे 2 ड्रग काम आएंगी, इकोस्प्रिन जो कि खून पतले करने की दवाई रहती है, और नाइट्रेट्स। ठीक है। अब एंडोथीलियल में डिसफंक्शन को ट्रीट करना है, तो ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना में आपका क्या है, कोरोनरी ब्लड सप्लाई को बढ़ा दो या ऑक्सीजन कंजप्शन को कम कर दो। तो यहाँ पे आपके जो है क्लासिफिकेशन में आपको सिर्फ इसमें एक ही ड्रग का, इसमें आपको एक ही ड्रग का क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। किसका बनाना है, आइसोसोर्बाइड डायनाइट्रेट का। किसका बनाना है, आइसोसोर्बाइड डायनाइट्रेट का। तो आइसोसोर्बाइड डायनाइट्रेट का स्ट्रक्चर जो है इस तरीके का होता है, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे भी NO2, ये हो जाता है आइसोसोर्बाइड डायनाइट्रेट। सिर्फ आपको इसी का ही स्ट्रक्चर पढ़ना है, फ्यूरेन रिंग बनानी है। ठीक है, इस तरीके से 2 रिंग बनानी है, और ये NO2 और ये NO2, ये आइसोसोर्बाइड डायनाइट्रेट। ये किसमें है, लॉन्गर एक्टिंग में, आपको एक ही ड्रग है। बाकी आप चाहो तो प्रोपेनोल और एटिनोलॉल का स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, जो कि मैंने आपको पढ़ाई थी लास्ट उसमें। किसमें पढ़ाया था ये दोनों स्ट्रक्चर, बताओ, एड्रीनर्जिक में पढ़ाया कि कोलिनर्जिक में पढ़ाया। बीटा ब्लॉकर एड्रीनर्जिक का रिसेप्टर है कि कोलिनर्जिक का रिसेप्टर है। बीटा ब्लॉकर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है कि कोलिनर्जिक है, बताओ जल्दी। ये आपका हो गया किसका, एंजाइना का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है। अब दूसरा है आपका हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन में क्या करना है आपको, हाइपरटेंशन में कुछ नहीं है, जो कि हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए यूज करी जाती है उसको आप हाइपरटेंशन बोलते हो। बीपी की डेफिनेशन क्या होगी,
बीपी इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कितना आपका कार्डियक आउटपुट आ रहा है। अगर आप क्या करते हो सीओ को कम करने के लिए, आपको इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रग, कौन कौन सी कार्डियक आउटपुट को कम करने के लिए लोगे और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को। तो ये आपका पल्स प्रेशर, मीन आर्टियल प्रेशर, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है। अगर बेटा 3 मैकेनिज्म से चलता है आपका, आपको ब्लड प्रेशर को कहाँ से, रास सिस्टम से पढ़ना है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये आपका कौन से उससे मेंटेन होता है, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये आपका किडनी से मेंटेन होके चलता है। ठीक है, किडनी जहाँ पे क्या होता है, एंजियोटेंसिन 1 किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 जो है, सॉरी, एंजियोटेंसिनोजन 1 में, फिर 2 में, फिर ये क्या करता है, अल्फा रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और जो कि क्या करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। तो आपको अगर ट्रीटमेंट देना है तो आप क्या करते हो, एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर दे देते हो। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देते हो, बीटा ब्लॉकर दे देते हो। क्यों देते हो, क्योंकि बीटा ब्लॉकर भी कॉन्ट्रेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कैल्शियम चैनल भी ब्लॉकर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपको बीपी कंट्रोल करना है तो आप कौन से सिस्टम को कंट्रोल करोगे, मेनली रास सिस्टम को, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये क्या करता है बेटा, एंजियोटेंसिनोजन 1 जो है पावरफुल बीपी को बढ़ाने का काम करता है। तो आप क्या दे देते हो बेटा, एंजियोटेंसिनोजन 1 ब्लॉकर्स दे देते हो। ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे देते हो, फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स दे देते हो। तो आपको पहले तो याद करना है बीटा 1 ब्लॉकर्स, फिर उसके बाद डायरेक्ट रेनिन को इनहिबिट। बेटा रेनिन के कारण ही क्या चलता है, रास सिस्टम। तो एक ही ड्रग है एनाकिंड्रा। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर में एक ड्रग है एलिस्कायरिन। इसको मैं फिर से आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ये पूरी आपकी बीपी के ड्रग्स हैं। ये पूरा आपका बीपी का ड्रग है। बीपी क्या है, द प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज इंक्रीजेस। तो उसको आप क्या बोलोगे, ब्लड प्रेशर। प्राइमरी ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और गेस्टेशनल बीपी भी हो सकता है। मेनली ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, रास सिस्टम इन्वॉल्व होता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, उस रास सिस्टम में रेनिन सबसे पहले रिलीज होता है। तो आप कौन सी ड्रग्स दे दोगे, ये रही। ठीक है, तो आज अपन ने एंजाइना का इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से पढ़ लिया। उसमें सिर्फ आपको एक ड्रग का स्ट्रक्चर बनाना है, वो भी मैंने बता दिया, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का कुछ नहीं करना है, 5 मेंबर्ड पायरोल रिंग बनानी है, उसी की उल्टी रिंग बनानी है, NO2 लिखना है। इस तरीके से आप उसका स्ट्रक्चर बनाओगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा। Yes, ma'am. कौन कौन से दो वो पढ़े अपन ने, कौन कौन से दो मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की कौन सी दो ड्रग्स पढ़ी। एक हाइपरटेंशन, दूसरी एंजाइना के लिए पढ़ी। ठीक है, एंजाइना क्या है आपका, चेस्ट पेन। एंजाइना को और क्या बोलते हो, चेस्ट पेन। इसकी ड्रग्स का जो भी आपका स्ट्रक्चर रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और आपको सबका क्या लिखना है, ब्रांड नेम लिखना है, प्रिपरेशन लिखनी है, डोजेस लिखना है। ये लिख लो, नहीं तो फिर आप 2-3 ड्रग का जिसका स्ट्रक्चर बना रहे हो उसी का ही लिख लो। समझ में आया, क्लास एंड कर रही हूँ मैं। थैंक यू। Thank you, ma'am.